जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, आज जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आज स्टार्ट करेंगे, आज से हम जीएस 3 के आंसर राइटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने जीएस 1 का आंसर राइटिंग, जीएस 2 का आंसर राइटिंग कंप्लीट कर लिया है। मेनली हमने वो क्वेश्चन डिस्कस करे जो कि 2024 में पूछा गया है। तो जीएस 3 के भी हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि 2024 के अंदर अंदर में पूछा गया है। तो जब हमारे ये कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम जीएस 4 स्टार्ट करेंगे, और जीएस 4 कंप्लीट होने के बाद हम जो हमारे पास क्वालिफाइंग पेपर होता है लैंग्वेज का, फिर हम उसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए, लैंग्वेज के दो पेपर होते हैं। ये पहला जो पेपर होता है वो होता है आपका कंपलसरी, यानी कि 8 शेड्यूल में जितने भी जो लैंग्वेजेस हैं, 22 जो लैंग्वेज है उसमें कैंडिडेट कोई सा भी एक लैंग्वेज चुन सकता है। दूसरा देखने को मिलेगा इंग्लिश का। इंग्लिश, ये दोनों पेपर कितने नंबर के होते हैं? 300 नंबर के होते हैं, और ये सिर्फ आपको क्या करना होता है, क्वालिफाई करना होता है 33% पे। फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो जीएस 3 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए, अगर हम जीएस 3 की बात करते हैं तो जीएस 3 के अंदर जो क्वेश्चन पूछना जो पूछे जाते हैं वो किस किस जगह से पूछे जाते हैं। जैसे आपका हो गया टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस 3 के अंदर में। जीएस 1 में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है? इंडियन हेरिटेज साइट, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जीएस 2 के अंदर में कुछ जो क्वेश्चन पूछा जाता है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस 3 का मैंने आपको बता दिया, जीएस 3 में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में आपको दो देखने को मिलेगा पेपर। एक मिलेगा जीएस 1 जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स का आपका क्या होता है, प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर होता है, जिसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होता है। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें आपका एशियन, मेडिवल, मॉडर्न, इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपको इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, सोशल, इकोनॉमिक, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक देखने को मिलेगी आपको इंडियन पॉलिटी के लिए। गवर्नेंस भी आपका इसी में कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पंचायती राज आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा। पब्लिक पॉलिसी, राइट एंड इशू, राइट एंड इशू यानी कि आप फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग में देख सकते हैं। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक में जैसे आपका बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये सारी चीजें काउंट होती हैं। फिर सोशल सेक्टर जो इंटेंटिव्स है। फिर जनरल इशू होते हैं जो भी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीजें पूछी जाती है। मेनली ये एनसीईआरटी के बेस पे आप देख सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है जनरल साइंस। जनरल साइंस क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा पेपर होता है सीसेट का, जिसे हम एप्टीट्यूड भी कहते हैं। दूसरा पेपर आपको देखने को मिलेगा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2.5 मार्क्स का, ये भी आपको होता है 200 मार्क्स का। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें आपको मात्र 33% लाने होते हैं। लेकिन इसको आपको इसमें अगर हम जीएस की बात करें तो इसमें मेरिट लिस्ट के अंदर में आपको क्या होना होता है, सिलेक्ट होना होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप अपना टारगेट 110 से लेकर के 120 तक लेके चल सकते हैं। फिर इसमें आप क्या हो जाएंगे, अपने आप को एक सेफ जोन में पाएंगे। सीसेट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछा जाता है, कंपैरिजन, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिसी अगर बात करते क्लास 10th लेवल तक, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी, ये सारी चीजें 10th लेवल तक पूछी जाती है। फिर इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग जो भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल होती है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आता है। फिर आता है डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये पूछे जाते हैं सीसेट के अंदर में।
क्वालिफाइंग पेपर 2 होते, मैंने बता दिया। एक आपको देखने को मिलेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में जो भी भाषाएं हैं, यानी कि जो भी 22 लैंग्वेज है, उनमें से कैंडिडेट कोई सा भी एक लैंग्वेज चुन सकता है। ये आपको 300 मार्क्स का देखने को मिले। दूसरा होता है इंग्लिश का, ये भी आपको क्या है 300 मार्क्स का देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे जो जीएस के पेपर होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, मेरिट बेस्ड पेपर होते हैं। इसके बाद आपको फाइनल स्टेज देखने को मिलेगा, इंटरव्यू देखने को मिलेगा। ओवरऑल मैंने आपको क्या बता दिया, एक सिलेबस के बारे में बता दिया। इसी को फॉलो करते हुए आपको क्या करना होता है, प्रिपरेशन करनी होती है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पूछा क्या था। अभी हमारा क्या चल रहा है, जीएस 3 चल रहा है। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा रहा है, आपको एग्जामाइन द पैटर्न एंड ट्रेड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड इन इंडिया टू पब्लिक एक्सपेंस हैज बीन इन कंसेंस विथ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए, सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, उसके बाद सोसाइटी के अंदर में जो अगर हम बात करते हैं सर्विस, सोशल सर्विस जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विस, पॉवर्टी को रिड्यूस करने की जैसे जो सरकार ने क्या किए थे, जो खर्च किए थे, इस खर्च का पैटर्न और जो इसका नेचर था वो कैसा था, और क्या ये खर्च समावेशी, यानी कि अगर हम बात करते हैं, यानी कि क्या ये जो खर्च किए गए थे ये समावेशी था, यानी कि सभी लोगों को साथ लेकर के चलने वाला था, और क्या इसके उद्देश्य इसने हासिल किया जा रहा है, क्या इसने अपने उद्देश्य को हासिल कर लिया है। इस बेसिस पे आपसे क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन पूछा जा रहा था। यानी कि अगर आप सीधा सीधी क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ से निकल के आ रहा है, ये सीधा सीधी क्वेश्चन निकल के आ रहा है इकोनॉमिक्स का। अगर आपने क्लास 12th की इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी, इंडियन इकोनॉमी, तो उसमें 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म भी दिया गया है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एलपीजी के नाम से जानते हैं। यानी कि 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म लाया था, जिसमें क्या था, लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी लाया गया था। तो आपको जो आंसर लिखना हो था वो आपको 1991 के बाद जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया था उस पे बारे में लिखना था कि क्या उसने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसने अचीव किए हैं या नहीं। जो भी रिफॉर्म लाया गया था क्या वो सोसाइटी में सभी लोगों को लेकर के चला था या नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया। बैकग्राउंड मैंने बता दिया। इसके लिए आपको क्या था, आपको एक तो रमेश सिंह की बुक फॉलो करनी थी इस क्वेश्चन के लिए, और दूसरा करंट अफेयर जो भी इकोनॉमिक्स न्यूज आता है, और तीसरा आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की बुक। अगर आप एनसीईआरटी इग्नोर कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन में तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करनी है, आपकी प्रिपरेशन भी यहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं तो आफ्टर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था 1991 के बाद, तो हमारी कंट्री के द्वारा क्या है, जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था किसमें, सोशल सर्विसेज में। जैसे हम एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ केयर की बात करते हैं, और जो हमारा रूरल डेवलपमेंट था यानी कि जो ग्रामीण विकास था उसमें। तो इसमें जो शिफ्ट था, यानी कि ये जो शिफ्ट क्या दर्शाता है कि गवर्नमेंट इंटेंट, यानी कि जो ये बदलाव क्या दिखलाता है कि सरकार के जो सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए एक समावेशी विकास को बढ़ावा देने के इरादे को दर्शा रहा है, मोटिव को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक सेक्टर बूस्ट। 1991 के बाद जो रिफॉर्म लाया गया था इसमें क्या था, सरकार ने एजुकेशन में भी जो अपने एक्सपेंडिचर थे, इन्वेस्टमेंट था, वो काफ़ी ज़्यादा क्या बढ़ा दिया था, इंक्रीज कर दिया था। इसका मेन रीज़न क्या था, इम्प्रूव करना था हमें अपनी कंट्री की लिटरेसी रेट, और मेक स्कूलिंग, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना था, स्कूल बिल्डअप करना था। मेनली हर एक स्टूडेंट के लिए अगर हम स्कूल की बात करें वो क्या बनाना था, एक्सेसिबल बनाना था। यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ये बताना है कि जो मिड डे मील स्कीम था वो किस ईयर में लॉन्च हुआ था। तो देखिए मिड डे मील जो स्कीम लॉन्च किया गया था वो भी एक इसी पर्पज से किया गया था कि जो बच्चे स्कूलिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उनको भी क्या किया जाए, स्कूल बुलाया जाए। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा जो नेट अटेंडेंस रेशियो था उसको भी हमें क्या करना था, इंक्रीज करना था।
यहाँ पे समझिए नेट अटेंडेंस रेशियो होता क्या है। देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करते हैं तो एनुअली यानी कि एक साल में कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर पा रहे हैं तो उसको हम काउंट करते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो में। तो इसका अगर हम एजुकेशन सेक्टर बूस्ट की बात करते हैं तो इसमें और क्या था कि क्रिएट करना था जॉब ऑलरेडी स्किल लोगों के लिए, और प्रोग्राम जैसे कि एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए कुछ प्रोग्राम भी चला गया है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान था, राइट टू एजुकेशन जो कि क्या है आर्टिकल 21 के अंदर में एक फंडामेंटल राइट भी है, और आपको ये क्या देखने को मिलेगा फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में 11वां फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलेगा पेरेंट्स का कि वो मिनिमम 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या करे वो कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराए। अब फंडामेंटल राइट के अंदर बात करते हैं तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है 6 साल से, मतलब देखिए फंडामेंटल राइट बनाने की वजह से आज के टाइम पे सरकार क्या कर रही है 6 साल से 14 साल तक के बच्चे के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन चला रही है। तो मतलब 6 से 14 साल तक के लिए बच्चों के लिए क्या है एजुकेशन कंपलसरी है। तो ये एक एक्ट रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब ये जो अगर हम अभियान की बात करते हैं, जो राइट्स की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर को क्या कर रहा है बूस्ट कर रहा है। अब इसमें एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं मिड डे मील स्कीम को लेकर के। उसके बाद देखिए अब बात करते हैं हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट में। तो आपने क्लास 7th की जब आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो उसमें आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा पब्लिक हेल्थ सर्विस के बारे में, पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, आपने प्राइवेट स्कूल की भी सोशल साइंस की बुक में आपने ये चैप्टर जरूर पढ़ा होगा जिसमें प्राइवेट हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में बताया गया है। तो सरकार देखिए पब्लिक हेल्थ केयर का मेन मोटिव होता है कि सोसाइटी के हर एक पर्सन तक क्या करना है हेल्थ को प्रोवाइड कराना। लेकिन आज के टाइम पे भी हमारी कंट्री में क्या है पब्लिक हेल्थ जो सर्विसेज है वो बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं कहाँ पे तो रूरल एरिया के साइड में। अगर हम कंपेयर करते हैं किससे अर्बन एरिया में, तो ये सारी चीजें आप एनसीईआरटी की बुक में भी पढ़ने को मिल जाएगी आपके। तो सरकार के द्वारा क्या है अपने जो खर्च हैं वो बढ़ा दिए गए पब्लिक हेल्थ सेक्टर में भी, जिसकी वजह से पर्टिकुलरली जो इंट्रोडक्शन ऑफ जो स्कीम्स हैं, जैसे अगर हम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात करते हैं तो जिसमें आपको क्या है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में यानी कि रूरल एरिया के अंदर में जो हेल्थ केयर है उसको बढ़ावा देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल से आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम अर्बन एरिया स्पेशली दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में क्या है हर गली मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात की गई थी जब आम आदमी की सरकार आई थी। आम आदमी की तो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे कि वो हर गली में वो क्या करेंगे एक मोहल्ला क्लिनिक खुलवा के रखेंगे। इसका मेन मोटिव क्या था कि ग्राउंड लेवल तक में हमें क्या करना था हेल्थ को बढ़ाना था। ये करंट का एग्जांपल है, कुछ सालों पहले जब आम आदमी पार्टी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी थी, यानी कि दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन था वो जीत करके आई थी, तो उसमें उन्होंने के द्वारा प्रोमिसेस किया गया था। और कुछ अगर रिसेंटली एग्जाम्पल देखते हैं जैसे आयुष्मान भारत है, ये भी किसके लिए है हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए था, हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए था। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था यानी कि जो मेन उद्देश्य है वो क्या देखने को मिलेगा इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेस है, यानी कि पब्लिक जो हेल्थ केयर है उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सके और सोसाइटी के हर एक पर्सन के लिए वो क्या बनाया उसको क्या किया जा सके एक्सेस बनाया जा सके, यानी कि सोसाइटी के अंदर में जो लोगों के पास प्लीज मतलब उन लोगों के लिए भी हेल्थ एक्सेस कराना जो लोग हेल्थ एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जिनके लिए हेल्थ एक्सेस कर पाना काफी ज्यादा क्या फार है दूर है, तो उन लोगों तक भी अच्छी हेल्थ पहुंचाने के लिए आपको देखने को मिलेगा कि सरकार आज के टाइम पे हेल्थ सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। उसके बाद देखिए बात करते हैं फोकस ऑन रूरल एरिया और पॉवर्टी एलिवेशंस। एलिवेशंस का मतलब होता है एक तरीके से उस पर ध्यान देना, सॉरी अगर हम बात करते हैं उन्मूलन करना। देखिए सरकार के द्वारा बहुत से प्रोग्राम चलाए गए थे। आपने जब लाइवलीहुड ऑफ अर्बन एरिया और रूरल एरिया का चैप्टर पढ़ा होगा, ये आपको देखने को मिलेगा क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस के पेपर में ओ सब्जेक्ट में। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि जो एनसीईआरटी है वो आपको अपने प्रिपरेशंस स्टार्ट करते टाइम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए एनसीईआरटी से। ये सारी जो बेसिक नींव है ना वो आपको कहाँ से देखने को मिलती है एनसीईआरटी से ही देखने को मिलेगी। तो अगर आपने लाइवलीहुड ऑफ अर्बन एरिया
और लाइवलीहुड ऑफ रूरल एरिया चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने उसमें बहुत अंतर देखा होगा कि रूरल एरिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हैं अर्बन एरिया से। अर्बन एरिया के पास लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ये सब कम कम देखने को मिलेगा कंपेयर टू अर्बन एरिया की बात करते हैं। तो फोकस किया जा रहा था किस पे, रूरल एरिया पे, ताकि जो पॉवर्टी है उसको भी हम क्या कर सके, कम कर सके। तो देखिए अगर हम बात करते हैं अर्बन एरिया के कंपेयर में रूरल एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो पॉवर्टी है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेनली जो रूरल एरिया में लोगों की जो एक्टिविटीज होती है वो किस में होती है, स्मॉल शॉप, फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, इन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा, एंगेजमेंट, ज़्यादातर लोग एंगेज्ड देखने को मिलेंगे। तो ग्रामीण एरिया में पॉवर्टी खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा क्या लाया गया, मनरेगा स्कीम लाया गया, जिसमें क्या था 100 डेज के लिए, जो मनरेगा एक्ट था वो 100 डेज के लिए क्या कर रहा था, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने की बात करता है, गारंटी देता है। तो जो मनरेगा एक्ट था वो जो इंट्रोड्यूस किया गया तो वो इसलिए किया गया था ताकि रूरल एरियाज में क्या कर सके, जॉब को क्रिएट कर सके, और जो मिलियंस ऑफ जो पीपल्स हैं ग्रामीण एरिया के अंदर में उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, ताकि उन्हें मिनिमम कम से कम कुछ इनकम उनकी मिलती रहे और उनको पॉवर्टी लाइन से उठाया जा सके। जैसे हम पॉवर्टी को नापते हैं, जैसे हमने क्या कर रखा है, जैसे एक डायरेक्शन लिख दी, न्यूट्रिशन लेवल पे, इनकम लेवल पे, बिलो द पॉवर्टी लाइन पे, और अपर पॉवर्टी लाइन, मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली, इस तरीके से हमने क्या कर रखा था, डिवाइड कर रखा है, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि जो बेसिक जो ज़रूरत है किसकी, मतलब ये समझिए कि जो हमने ये डिवाइड कर रखा है ये मॉनिटरिंग करने के लिए कर रखा है कि सोसाइटी में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास तक रिसोर्सेज प्रॉपरली एक्सेसिबल या अफोर्डेबल नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो मनरेगा स्कीम आपको इसके रिगार्डिंग में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं टारगेटेड सोशल प्रोग्राम, यानी कि कुछ सामाजिक कार्यक्रम को भी क्या किया गया था, टारगेटेड किया गया है। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लॉन्च किया गया है टारगेटिंग स्पेसिफिक ग्रुप, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें कि क्या है, उन लोगों के लिए जिनके पास अपना घर का मकान, मतलब अपना मकान नहीं है, तो उनको क्या किया जाएगा, एक अफोर्डेबल हाउसेस क्या है प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। फिर जैसे जनधन योजना देखने को मिलेगा। जनधन योजना किसको, फाइनेंशियली इंक्लूजन, यानी कि फाइनेंशियली सपोर्ट करने की बात करता है। उसके बाद देखिए ये जो इंटेंटिव्स थे वो काफी ज्यादा हेल्प थे, जिसकी वजह से जो मार्गिलाइज्ड पॉपुलेशन है, यानी कि जो अपने रीजन को छोड़ करके दूसरे रीजन में जा रहे हैं, तो उनकी जो मेन स्ट्रीम्स है इकोनॉमिक्स, उसको हम क्या कर सके, हेल्प कर सके, उनकी मदद कर सके। फिर आपको देखने को मिलेगा इंक्लूसिव और जो ग्रोथ अलाइनमेंट है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो भी खर्च किए गए आफ्टर द जो पोस्ट रिफॉर्म, यानी कि 1991 के बाद, तो जो कम्युनिकेट थे टूवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ एज अ सोशल स्पेंडिंग एज ए डायरेक्ट एट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि सुधार के बाद जो भी, अगर हम बात करते जो कम्युनिटीज थे उसको आगे, यानी कि जो उनकी प्रवृत्ति थी वो समावेशी विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और क्योंकि सामाजिक खर्च का उद्देश्य असमानता को क्या करना था, कम करना था, और हर एक पर्सन के लिए क्या करना था, अवसर प्रदान कराना था। लेकिन अगर हम हालांकि देखें तो ये जो खर्च है इसमें जो समावेशी विकास के लक्ष्य को पूरी तरीके से हासिल करने के लिए लगातार इस पे फोकस कर रहा है। और बेहतर साधन, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो बेहतर साधन आवंटन, मतलब कलेक्ट करना, और जो भी इफेक्टिव जो कार्य प्रोग्राम्स है उसको क्या करना है, इंक्लूसिव प्रोग्राम्स को क्या करना, कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है आज के टाइम पे। उसके बाद देखिए बात करते हैं कुछ चैलेंजेस और लिमिटेशंस आपको देखने को मिलेगा। चैलेंजेस और लिमिटेशंस में क्या देखने को मिलेगा, चैलेंजेस आपको यही देखने को मिलेगा कि इतने खर्च बढ़ने के बाद भी जो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, गैप देखने को मिलेगा। फिर जैसे करप्शन हो गया, ये जो फंड लीक अफेक्टेड है, यानी कि जो धन की जो लीकेज है उसके वजह से भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ये प्रभावित जो प्रोग्राम्स होते हैं
वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता। एडिशनली फिर इसके अलावा भी बात करते हैं, जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन स्पेंडिंग है, इसमें खर्च हो करने के बाद भी आपको क्या देखने को मिलेगा, जो अगर हम वैश्विक ग्लोबली जो औसत से भी अभी भी हम क्या है काफ़ी ज़्यादा एवरेज से भी पीछे है, जिससे अगर हम बात करते हैं जो लिमिटेशंस है फुल प्रोग्राम्स टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब जिसके वजह से क्या है जो समावेशी विकास की जो जो प्रगति है, ग्रोथ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, बाधा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बाधा आती है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने GS 3 का आज फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है। इसी तरीके से भी हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी हमने प्रीलिम्स के लिए कुछ MCQ क्वेश्चन कुछ MCQ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। जैसे कि अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में हमने टोटल 500 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करा है, तो जिसमें से आपको एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। फिर हमने पॉलिटी भी कंप्लीट किया है, तो पॉलिटी में आपको 300 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। फिर 2024 में जो UPSC ने प्रीलिम्स का एग्जाम लिया है, तो उसके भी क्वेश्चन हमने किया है डेली 1 MCQ क्वेश्चन शॉर्ट में डिस्कस करा था। ये सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, आप वो सारी वीडियो जाकर के देख सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।